अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पीडीएम के बड़े लीडरों के राब्ते में तेजी आई। नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान साहब से टेलीफोनिक राब्ता किया, फिर फजलुर रहमान साहब ने साबिक सदर आसिफ जरदारी से राब्ता किया। आज मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की है और कहा कि इस्तीफे और लॉन्ग मार्च सेनेट के इंतखाबात के बाद होंगे। दूसरी तरफ ब्रॉडशीट मामले पर एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन जस्टिस अजमत सईद पर मुश्तमिल बनाई गई। जस्टिस अजमत सईद, नाज़रीन, आपको याद होगा कि मुतनाज़े हैं क्योंकि वो शौकत खानम हस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल रह चुके हैं। वो 2000 में नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल भी रह चुके हैं। और फिर आज जनाब फरूख हबीब साहब ने JUIFA के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस दायर कर दिया है और इस केस की दरख्वास्त में JUIFA के साबिक रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद के टीवी इंटरव्यूज का भी हवाला दिया है, जिसके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने लीबिया और इराक से पैसे लिए। वो जमातें जो इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग की बुनियाद रखने वाली जमातें हैं, उनको आज फॉरेन फंडिंग की फिक्र लाहक हुई। हाफिज हुसैन अहमद साहब तद्दर टीवी शोज के ऊपर आके इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि फजलुर रहमान को 2 बैरूने मुल्क से जो है वो फंडिंग होती रही। वो लीबिया का नाम लेते हैं, वो इराक का नाम लेते हैं। इलेक्शन कमीशन में तमाम बड़ी सियासी जमातों के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के केसेस ज़ेरे समाअत हैं। अगर फैसला इन जमातों के खिलाफ आया तो इन पर पाबंदी भी लग सकती है। दूसरी तरफ हुकूमत क्यों सेनेट इलेक्शंस में ओपन बैलेट पर इसरार कर रही है? इस वक्त हुकूमत के पास वाज़े जो हैं वो नंबर्स मौजूद हैं जिससे तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल हो जाएगी सेनेट के अंदर। तो फिर खुफिया राय शुमारी से खौफजदा क्यों है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इसी हवाले से हमने दावत दी है फरूख हबीब साहब को, जो जल्द ही हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद होंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए रेलवे। अताउल ताड़र साहब डिप्टी सेक्रेटरी हैं जनरल मुस्लिम लीग नून और एक नामवर वकील भी हैं। नाज बलोच हमें ज्वाइन करी हैं, जो तर्जुमानी करी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और वो कौमी असम्बली की कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मेंबर है। सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी नाज बलोच साहिबा, चूंकि सेनेट के हवाले से सिंध हाई कोर्ट से रजू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया है। मुझे ये बताइए कि एक जमाना था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीक्रेट बैलेट के हामी में नहीं थी। आपको याद होगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब दस्तखत हुए थे उसके ऊपर 2006 में बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान, तो उसके अंदर बाकायदा तौर पे कहा गया था कि सेनेट के अंदर सीक्रेट बैलेट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इससे हॉर्स ट्रेडिंग होती है। तो अब आप ये क्यों मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीसे, देखिए बात यह है कि ये हुकूमत जो है ये अफरा तफरी के अंदर बग़ैर पार्लियामेंट में किसी चीज़ को लाए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना के पार्लियामेंट को एक जिस तरह इन्होंने रबर स्टैंप की हैसियत दे दी हुई है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अगर तो ये कोई भी किस्म की तरामीम करना चाहते हैं, कोई भी तब्दीली लाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पार्लियामान का फोरम है उसको इस्तेमाल किए बगैर अगर बाईपास करते हुए ये इस तरह से ऑर्डिनेंस पे रातों रात अपने फैसले करेंगे तो उस पे तो कोई भी चीज एग्रीमेंट पे नहीं आएगी। देखिए, पार्लियामेंट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं, कंसेंसस डेवलप किया जाता है, ऑन बोर्ड लिया जाता है, इश्यूज के ऊपर सोलो फ्लाइट नहीं होती। और इस हुकूमत ने डे 1 से जो है इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में जिस तरह अपोजिशन को कस्टडी में नैब के दे देकर और एक एक को बंद करके जबाबंदी करने की कोशिश की, साजी के ऊपर आप नहीं देखिए, वो बात अलग है कि ऑर्डिनेंस, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस हुकूमत के अंदर ऑर्डिनेंसेस बहुत सारे पास हुए हैं। मगर देखिए, बात यह है कि जहां तक सीक्रेट बैलेट का सवाल है तो ये तो आपका अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये लिखा गया है कि जी हम तो सीक्रेट बैलेट के खिलाफ हैं और हम नहीं चाहते कि सीक्रेट बैलेट के अंदर सेनेट इलेक्शंस हों। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब आप सीक्रेट बैलेट के खिलाफ क्यों हैं बिलखुसूस? देखिए मुनीसी, मैं आपको दोबारा यही बताना चाह रही हूँ कि चीजें ओवर अ स्ट्रोक ऑफ पेन नहीं होती। डेमोक्रेसी में कंसेंसस डेवलप होता है, डेमोक्रेसी में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोच में तब्दीली आती है और उसके बाद बैठकर अग्री कराना पड़ता है अपनी बातों के ऊपर कि वो कंसेंसस कैसे डेवलप होगा। तो ये एक वन मैन शो नहीं है और ना ही डेमोक्रेसी का। देखिए, आप एग्जाम्पल PTI की हुकूमत बिलखुसूस हमेशा
एग्जांपल देती आई कि वेस्ट में डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रांग है और वेस्ट की डेमोक्रेसी की बात ये करते जी। रहे। तो वेस्ट में जो डेमोक्रेसी स्ट्रांग है उसकी पार्लियामेंट स्ट्रांग है, उधर के पार्लियामान को वो ताकत नहीं, दी मगर गई है, देखिए, वहाँ पे हिंदुस्तान पार्लियामेंट के अंदर सिस्टम भी उनका स्ट्रेंथेंड है। नाज साहिबा, हिंदुस्तान के अंदर भी सीक्रेट बैलेट नहीं होता। वो भी अपना जो बैलेट है सेनेट के इलेक्शंस के अंदर वो अपने पार्टी लीडर को दिखाते हैं। मैं समझने से कासिर हूं कि क्यों दो बड़ी जमातें, यहाँ पे अता तारर साहब और चूंकि वकील हैं शायद बेहतर समझा पाएं कि जी क्या वजह है कि आप सीक्रेट बैलेट अब चाहते हैं। एक जमाना था जब आपने जोर दिया कि जी ओपन बैलेट होना चाहिए, खुल्लम खुल्ला वोटिंग होनी चाहिए, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी का आपने हिस्सा बनाया, मगर आज आप कहते हैं नहीं ये सीक्रेट होना चाहिए। क्यों सीक्रेट चाहते हैं आप? देखिए, बहुत शुक्रिया मनीषा साहिबा। पहली बात तो ये है कि जब हमने सेनेट के चेयरमैन के नो कॉन्फिडेंस की मूव से पहले ये प्रपोजल दिया कि ये ओपन बैलेट से होना चाहिए, तब हुकूमत इस बात को मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि हुकूमत को सूट नहीं करता था। और उसके बाद अब जब इनको पता है कि सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं और इनके लोग रेबेल कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। आज भी पंजाब के अंदर ख्वाजा दाऊद सुलेमानी नामी एक एमपी ने 15 अरकान पे मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया है और इस बात का ऐलान किया है कि हम सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई को वोट नहीं देंगे। अब क्योंकि इनके मफादात को सूट करता है तो अब ये अपोजिशन से कहते हैं कि हमारे साथ बात करें, हाय, और इसको हम अब जो है वो ओपन बैलेट की तरफ लेके जाते हैं, सीक्रेट बैलेट को खत्म करते हैं और इसके लिए कानूनी तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होगी। नथिंग शॉर्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आईनी तरमीम के जरिए ये मामला जो है ये तय पाएगा। देखिए, हमारी पॉलिसी ये है कि हम हुकूमत के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे अब क्योंकि, और इसकी देखिए बड़े क्लियर पॉलिटिकल रीजंस हैं। ये हमारी एक पॉलिटिकल मूव है एंड मुझे कोई आर नहीं है इसको एडमिट करने में कि जब इनको सूट करता था तब सीक्रेट बैलेट था, अब सूट नहीं करता तो कहते हैं ओपन बैलेट करें। हमारी एक हुकूमत के साथ नॉन कोऑपरेशन की पॉलिसी है, चोर चोर डाकू डाकू कह के कि हम अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, मिसाके मईशत पे बात नहीं की, कोरोना पे बात नहीं की, टिड्डी दिल पे बात नहीं की, कश्मीर पे बात नहीं की। तो अब जब इनको सूट करता है तो हमारे पास आए हैं तो हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, फारूक हबीब साहब, वेलकम टू द शो। लेट हो गए आप, तो बहुत सारी बातें हो गई आपके आने से पहले और आपकी आज जो इलेक्शन कमीशन के बाहर आपने बात की थी, गुफ्तगू की थी, उस पर भी हमने वो आपका साउंड बाइट दिखाई, उस पर मैं बाद में आती हूँ। मगर ये जो बात कर रहे हैं कि आपके लोग खिसक रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर ख्वाजा दाऊद का वो नाम लेते हैं कि वो खिसक रहे हैं, तो पहले जब आप उसका फायदा उठाते रहे सीक्रेट बैलेट का और कुछ आपके लोग आते रहे सेनेट के अंदर, तो अब क्यों आप कह रहे हैं कि जी इसको बदल दें? एंड यू कांट चेंज इट, इट हैज टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्लियामेंट ने करना होगा। बात ये है कि इनकी अपनी बात के अंदर वजन नहीं है। देखिए, मामला ये है कि ये कहते हैं कि ठीक है, ये तो हमारा जो है वो हमने सियासी फैसला है, हमने अदम ताउन करना है। देखिए, बात अदम ताउन पीपल्स पार्टी, पीटीआई या पीएमएलएन की नहीं हो रही, बात सिस्टम की हो रही है, निजाम की हो रही है। जो मजाक जमहूरियत इन्होंने किया आज तो मजाक ही बन गया ना। उसकी शिक नंबर 23 का आप खुद हवाला दे रही थी जिसपे इन्होंने अमल दरामद करवाना था। 5 साल हुकूमत इनकी थी, पीएमएलएन की हुकूमत थी, 2/3 मेजॉरिटी थी, सेनेट में इकट्ठे थे, लेकिन अमेंडमेंट नहीं लाए। आप एक बात तो नहीं बदल सकते ना कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी। मैं आ रहा हूँ, अब आप गए, आपने रुजू किया सुप्रीम कोर्ट से, मगर अगर हर चीज ही आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे फिर आप खुद कहेंगे कि जी पार्लियामेंट जो है, यहाँ पे सारे सियासतदान नहीं कहते पार्लियामेंट को आपने रिडंडेंट कर दिया। चीजें ऐसी हैं कि जो आइन की इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट करती है और आइन का हिस्सा है। जो आर्टिकल जिसके तहत गए हैं सदर रेफरेंस भेज सकते हैं। लेकिन मैं फिर उस बात पे आना चाहता हूँ जो बुनियादी चीज है। देखें, हमें ना डराएं कि हमारे मेंबर्स जो हैं वो जा रहे हैं, हम उस वजह से बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब तो शुरू से डे 1 से ये बात कर रहे हैं, 2017 में भी उन्होंने बात की, 18 में भी बात की। जो प्रॉब्लम है असल में, मसला कहां पे है? मसला ये है कि ये चाहते हैं कि छांगा मांगा की सियासत दोबारा लेकर आए। सियासत के अंदर बदकिस्मती से जो पैसा लेकर आई वो पीएमएलएन लेकर आई। ये खरीदो फरोख्त का मामला जो बाजार है वो इन्होंने लगाया। हमें क्या डराते हैं? हमने तो 14 लोग जो है वो अपने फारिग कर दिए थे। 18 लोग हमने इलेक्शन से 3 माह कबल फारिग किए थे केपीके से, जिनकी बोलियां लगाई थी इन्होंने, जिन्होंने जमीर बेचा था, हमने तो फारिग कर दिए थे। आज ये अपने 14 लोगों को तो आइडेंटिफाई कर नहीं सके, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी तकरीरें चलाए ना, शहबाज शरीफ के बयान चलाए ना, बिलावल के बयान जो कहते थे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, 14 लोगों ने हमें धोखा दे दिया। वो कहाँ है आज 14 लोग? वो 14 लोग अपने ये सीने से लगा के बैठे हुए हैं, इनकी सफों के अंदर मौजूद हैं। उसके ऊपर तो ये बात करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई सही कदम लेना है, आप देखें कि कितनी मायूब बात है कि वो लोग जो एमएनएज एमपीएज
अपने हलकों से मुंतखब होकर आते हैं, लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, अवाम एतमाद करती है, उनकी बोलियां लगें, उनकी हॉर्स ट्रेडिंग हो, वो चंद टकों की खातर जो है वो बिक जाएं, अपने वोट दें, ये बात किसी को सूट करती है? इसमें तो सियासी अदम ताउन की बात ही नहीं है। ये तो मैं समझता हूं कि एक बहुत तंग नजरी का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं, इससे कोई हुकूमत का नुकसान नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो नहीं, मैं आपकी जाने पाऊंगी, जो आपने बात की मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जो ये बात हमारे अराकीन की कर रहे हैं, हजूर जब वोट निकलेंगे बैलेट से वो भी आपको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी सीटें हैं। आप अपनी अराकीन की फिक्र करें, आपके ऊपर खुद वो अदम एतमाद का इजहार किए हुए हैं। अच्छा, तो नाज बलोच साहिबा, आपने देखा कि ये जो फरख हबीब साहब हैं ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये कहते हैं आप अपनी अराकीन की फिक्र करें, हमारे तो हमारे हाथ के अंदर है। देखिए, फरूख को मैं ये बता दूं, फरूख हमारे बड़े अच्छे भाई हैं और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, वर्कर भी हैं, और मैं समझती हूँ कि वो अपना पार्टी का दिफा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत उनको भी पता है कि उनकी पार्टी, उनके कितने इत्तेहादी जो है इस वक्त हुकूमत से नाखुश हैं। देखिए, अब अख्तर मैंगल साहब हैं, उन्होंने भी इनको वोट दिया था, उनके वोट भी इनके पास थे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन अब वो पीडीएम में हमारे साथ शामिल हैं। इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनके इत्तेहादी हैं, जिनके वोटों पे ये हुकूमत जैसे तैसे खड़ी है, और वो सारे जो है वो दूसरी जानिब को देख रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने अपने जितने भी वादे इलेक्शन से पहले किए थे, चाहे वो अपने इत्तेहादियों से किए हों, चाहे वो पूरी कौम से किए हों, वो तमाम वादों के ऊपर हुकूमत ने बहुत ही खूबसूरती के साथ यूटर्न पे यूटर्न ले लिए हैं। तो अब वो जो इत्तेहादी इनके हैं वो सब परेशान हैं, किसी को कहीं साउथ पंजाब का वादा किया, कहीं पर किसी को किस चीज का वादा किया, और आप देखें कि लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो जूं के तू नहीं, वो बहुत ही खराब से खराब तर होते चले गए। सो मच सो आप देखें ना, ये कौम को अवाम में तो जाते हैं ना, ये भी तो वोट लेकर जो आए हैं तो अवाम में जाते होंगे, तो अवाम को क्या जवाब देते हैं कि उमर अयूब साहब जिन्होंने वादा किया कि दिसंबर 2020 में सर्कुलर डेट 0 हो जाएगा, और वही उमर अयूब साहब आते हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ जनवरी के महीने में बिजली के बिल में मजीद 2 रुपए फी यूनिट इजाफा कर देते हैं और मलबा दूसरों पे डाल देते हैं, जबकि पुराने मुआहदे करने में भी खुद ही वजारत के अंदर जो है बैठे हुए थे और खुद ही ये मनसब जो है उन्होंने इस पे विराजमान थे। तो बात यह है कि हुकूमत के पल्ले इस वक्त कुछ है नहीं, तो ये घबराहट है, और दे कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल। हुकूमत को पता है कि हमने 2.5 सालों में सिवाय इंतकाम के और कुछ नहीं किया, लिहाजा हमारी कोई वोट जो है वो आगे पीछे ना हो जाए, तो इसलिए वो खौफ के मारे सीक्रेट बैलेटिंग। अच्छा, मगर हमें नाज साहिबा हमें अभी ज्वाइन किया है JUIF के जो कामरान मुर्तजा साहब हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, चूंकि फरूख हबीब साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ आज गए और उन्होंने वहां पे एक रिक्वेस्ट भी दायर की, जहां पे उन्होंने ये कहा कि JUIF की जो फंडिंग है वो लिबिया और इराक से आ रही है, और इन्होंने हवाला दिया JUIF के एक लीडर है उनके टीवी इंटरव्यूज का। तो कामरान मुर्तजा साहब, ये जो आज एक गई है एक रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ, उस हवाले से JUIF का क्या मौकफ है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? इनको तो बड़ा आसान था कि ये इनको जो ना वो 2-3 गवाह मिल गए और बड़े जमाने के बाद मिले, लेकिन 1 महीना अभी इनको निकाले हुए नहीं हुआ। उससे पहले वो इस पार्टी के मेंबर थे और वो बात कर रहे हैं पता नहीं 10-20-50 साल पुरानी, तो वो गवाह मिल गए, तो इनके पास जो है वो सेक्शन 212 का और 213 का ऑप्शन है। फेडरल गवर्नमेंट है ना, पीछे फेडरल गवर्नमेंट में बैठी हुई है। जी, आपकी आवाज जरा कम आ रही है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। जी हाँ, आवाज मेरी अब ठीक हुई? जी, अब बेहतर है, जी बताइए। बेहतर है। हाँ, मैंने कहा कि ये फेडरल गवर्नमेंट में PTI बैठी है ना, इनको मौलाना शिरानी साहब और हाफिज साहब जो है ना वो गवाह के तौर पे दस्तयाब हो गए, और तो इनके पास कहने को कोई सबूत नहीं है, तो इनके पास एक बेहतर ऑप्शन मैं इनको 212 सेक्शन का बता रहा हूँ। अच्छा, ये इसको हाँ इलेक्शन एक्ट में जाए, इलेक्शन एक्ट का 212 यूज करें, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट इनके पास है। ये डेक्लेरेशन दे कि ये जो हमारी पार्टी है ये फॉरेन फंडिंग पे जो है ना वो चल रही है और ये फॉरेन एडेड पार्टी है, और उसके बाद जो है ना वो एक डेक्लेरेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में हम पे पाबंदी के लिए चले जाए। ये तो फॉरेन फंडिंग जो है ना वो कहते हैं कि उनको मौलाना शिरानी को बुला लें, मौलाना शिरानी तो पहले आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो वो फिर वो क्रॉस एग्जामिनेशन यानी वो जिस वक्त फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं उस वक्त जो है ना वो पार्टी की तरफ से जो है वो चेयरमैन भी थे अपना इसके इस्लामी नजरियाती काउंसिल के, इसके अलावा जो है ना वो सेनेटर भी थे, उससे पहले वो MNA भी थे।
جس وقت وہ MNA تھے اس وقت ان کو یاد نہیں آیا, جس وقت وہ چیئرمین تھے اس وقت ان کو یاد نہیں آیا, جس وقت سینیٹر تھے ان کو یاد نہیں آیا. تو یعنی اتنی دیر بعد ان کو یاد آیا کہ یہ جو پارٹی ہے یہ لیبیا اور عراق سے فنڈنگ لے رہی ہے, آپ مسترد کرتے ہیں اس بات کو. اب بھی اگر یاد آ گیا تو ان کو سیدھا راستہ میں بتا رہا ہوں, سیدھا راستہ ہے کہ یہ ڈیکلریشن ان کے بیانات کو بنیاد بنا کے ڈیکلریشن فیڈرل گورنمنٹ دے اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلے جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا رکیے یہاں پہ, اس سے پہلے کہ میں طاہر صاحب کو بھی شامل کروں, وہ بھی وکیل ہیں, فاروق حبیب صاحب آپ ریپلائی کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یا اپنے ڈیفنس میں کر رہے ہیں یا ہدایات دے رہے ہیں, یہ بات تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر آ کے کرنی ہے نا. الیکشن کمیشن نے 24 فروری کو نوٹس دیا ہوا ہے. ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں. سن لیں نا سر, سن لیں, میں نے آپ کی بات سن لی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن نے 24 فروری کو بلایا ہوا ہے, نوٹس دیا ہوا ہے JUIF کو. انہوں نے جو اپنے ہی کھاتے الیکشن کمیشن کے اندر جمع کروائے ہوئے ہیں اس کی بھی اسکروٹنی ہونی ہے, اس کا حساب بھی دینا ہے, اس کا ذرائع بھی بتانے ہیں, اس چندے کی رسیدیں بھی انہوں نے دکھانی ہے. مرتضیٰ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں, یہ اچھا مشورہ دیں گے, اپنی جماعت کو اچھا مشورہ دیں گے. میں بھی قانون کی بات کر رہا ہوں, الیکشن ایکٹ کا 204 بھی پڑھ لیں نا, وہ کیا اختیارات دیتا ہے الیکشن کمیشن کو. ایک منٹ سن لینا, جی سن لیں, میں نے آپ کا مشورہ سن لیا نا. دیکھیں ہمارے پاس سن لیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن تمام پارٹیوں کا کیس سن رہا ہے نا اس وقت. فارن فنڈنگ کا کیس تو تمام پارٹیوں کا الیکشن کمیشن سن رہا ہے, تو الیکشن کمیشن کو فیصلہ کر لینے دیں. آپ کی چیز نکل آئے گی تو 204 کھول کے پڑھ لینا وہ کیا کہتا ہے. چلیں دیکھیے 204 یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اپنی فائنڈنگز دے دیتا ہے تو وہ بھی ریفرنس وفاقی حکومت کو بھیجتا ہے, پھر وفاقی حکومت اپنا راستہ اختیار کر لے گی. آج اگر ہم آپ کے خلاف کوئی ڈیکلیریشن دے دیں تو آپ تو ہمیں وہ راستہ دکھا رہے ہیں نا کہ تاکہ کل کو آپ کہہ لیں جی ہمارے خلاف انتقامی کارروائی شروع ہو گئی. ہم تو ایک اسٹیچوری ادارے کے پاس, ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے پاس. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے فاروق حبیب صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. مجھے وقفہ لینا ہے. جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے اس کے اندر ناظرین تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چلی گئی ہیں. سب ایک دوسرے کی فارن فنڈنگ کو چیلنج کر رہے ہیں اور سب نے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے ہوئے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ جن جماعتوں کے خلاف یہ ظاہر ہو جائے تو وہ کالعدم قرار دی جا سکتی ہیں. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. طاہر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آج ایک بڑی اہم خبر یہ ہے کہ حکومت نے ایک انکوائری کمیشن جو ہے وہ جسٹس عظمت پرسن کمیشن ہے, انہوں نے ایک کمیشن بٹھا دیا ہے جو براڈ شیٹ کے اسکینڈل کے اندر انویسٹیگیٹ کرے گا. اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی تو بڑی واضح رائے ہے کہ جی وہ متنازع ہیں. کیوں آپ ان کو متنازع کہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس دور میں براڈ شیٹ کا اور نیب کا اگریمنٹ طے پایا اس دور میں جسٹس شیخ عظمت سعید ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے نیب میں. بالکل. ان کے جو امیڈیٹ باس تھے فاروق آدم صاحب وہ پروسیکیوٹر جنرل تھے, ان کے بہاف پہ وہ اگریمنٹ سائن کیا گیا. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, مفادات کا تضاد ہے. یعنی ایک شخص جو نیب کا امپلائی ہے, نیب سے تنخواہ لے رہا ہے, ایک بندے کو آنسریبل ہے, اس کے اوپر ایک باس بیٹھا ہے, وہ اپنے باس کے خلاف فائنڈنگ کیسے دے سکتا ہے, اپنے اس ادارے کے خلاف فائنڈنگ کیسے دے سکتا ہے جس کا وہ امپلائی تھا, وہ جس پوزیشن میں بھی ہو. نمبر 1. نمبر 2, شیخ عظمت سعید صاحب نے جب پیناما کی ججمنٹ میں اپنے ریمارکس دیے تو ایک انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا. اب لا کا ایک پرنسپل ہے کہ اگر ایک میٹر کو آپ ایڈجوڈیکیٹ کر چکے ہیں, آپ دوبارہ اس کو ایک ہائر فورم پہ یا کسی اور فورم پہ سیم پرسن دوبارہ ایڈجوڈیکیٹ نہیں کرے گا. اب میری خدا نخواستہ آج کوئی بیل میٹر ہو, وہ ہائی کورٹ میں منیزہ جہانگیر صاحبہ کینسل کر دیں, تو کل کو منیزہ جہانگیر صاحبہ جب سپریم کورٹ میں بیٹھیں گی تو میری بیل کی اپیل وہ نہیں سن سکیں گی. رائٹ. تو یہ ایک اور لا کا پرنسپل ہے. نمبر 3, اس میں جو شوکت خانم ٹرسٹ ہے اس میں خان صاحب کے فیملی ممبرز کے ساتھ ساتھ شیخ عظمت سعید صاحب بھی اس کے ممبر ہیں, اس لیے وہ اس پہ ایڈجوڈیکیٹ نہیں کر سکتے. ایک بات میں فورن فنڈنگ کی یہاں پہ انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. جی 6 سال سے ایک کیس منیزہ صاحبہ چل رہا ہے, 6 سال سے. کبھی سٹے آرڈر لیا جاتا ہے کہ اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے,
کبھی اسٹے آرڈر لیا جاتا ہے اکبر ایس بابر کی مدعیت کو چیلنج کیا جاتا ہے، کبھی اسٹے آرڈر لیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ جی اب جب 6 سال بعد پریشر بلڈ ہوا ہے اور ہم جواب مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ 23 اکاؤنٹس بتائے جائے جو اسٹیٹ بینک نے خفیہ رکھے ہیں، الیکشن کمیشن کو ہی بتا دیں، پبلک ہیئرنگ کی تو آپ بات کر رہے ہیں، تو 23 اکاؤنٹ کھول دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان آف شور کمپنیز کا بتائیں جو خان صاحب کے سگنیچرز کے ساتھ رجسٹر ہوئیں اور وہ فورن فنڈنگ میں استعمال ہوئیں۔ نمبر 3، اس آڈٹ رپورٹ کا بتائیے جس میں آپ نے یہ تمام فیکٹس الیکشن کمیشن میں جب وہ آڈٹ رپورٹ جمع کرائی وہ کنسیل کیے۔ ان تمام باتوں کا جواب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو پروب کریں، ان تمام باتوں کا جواب نہیں، ان سے جواب لے لیتے ہیں نا طاہر صاحب، کریں۔ کیونکہ یہ آئے ہوئے ہیں، ان سے جواب لینا بڑا ضروری ہے، لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جی جو ادھر بات ہوئی ہے اس کا جواب دے دیجئے کہ دیکھیں 23 اکاؤنٹس کیوں نہیں کھول دیتے، آف شور کمپنیز کا حساب کیوں نہیں دے دیتے، آڈٹ رپورٹ کیوں نہیں دے دیتے؟ دیکھیں، 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 6 سال کا جو ذکر کرتے ہیں، 4 سال تو ہو گئے ہیں ان کا اپنا کیس لگا ہوا ہے، اس کی تو یہ رسیدیں نہیں دے رہے، وہ تو ڈائریکٹ کیس کے ان کے اوپر ہے نا، یہ تو اکبر ایس بابر کے کیس کی بات کر رہے ہیں نا۔ نہیں، مگر میں نے تو آپ سے کچھ اور سوال پوچھا، ان سے میں پوچھتی ہوں وہ آپ کی طرف کر دیتے ہیں، میں آپ سے پوچھتی ہوں وہ ان کی طرف کر دیتے ہیں، مطلب کچھ تو بتائیں نا، اپنا اپنا بندہ بھی تو گریبان جھانکے۔ میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میرا یہ سوال رکھ لیں، یہ سوال آپ نے ان سے ضرور پوچھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک رہی فارن فنڈنگ کے حوالے سے بات، یہ بار بار کرتے ہیں، ہم اپنے 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ دے چکے ہیں، انہوں نے 40 ڈونرز کا ریکارڈ نہیں دیا، ہمارا تمام پیسہ کوئی آف شور کمپنی نہیں۔ سن لیں، یہ آپ کا ٹی وی شو ہے، آپ کے ٹی وی شو کے اوپر کیٹیگوریکلی یہ بتا کے جا رہا ہوں، کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے۔ اگر آف شور کمپنی ہے تو یہ لے کر آئے، سامنے لے کر آئے۔ آف شور کمپنیاں ان کی سامنے باہر آئی تھی، کوئی 23 اکاؤنٹس نہیں ہے، کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں، تمام اکاؤنٹس ڈکلیئرڈ ہیں۔ یہ تمام آپ نے یہ نہیں کہا جا کے، نہیں یہ ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر آپ نے یہ جا کے کہا کہ جو ہمارے ایجنٹس ہیں اگر انہوں نے غلط پیسہ اکٹھا کیا تو وہ ذمہ داری ان کی، ہماری نہیں۔ نہیں مرزا، ویسے نہیں ہے۔ میں آپ کو ذرا آ جاؤں آڈٹ رپورٹ کے حوالے سے۔ ہمارے آڈیٹر ہیں مناف ضیاء الدین، وہ آڈیٹڈ رپورٹس ہم الیکشن کمیشن کے اندر جمع کرواتے ہیں جو سرٹیفائیڈ ہوتی ہیں، QCR ریٹڈ کے، آئی کیپ سرٹیفائیڈ ہے۔ یہ اپنے آڈیٹر جنرل کا مجھے نام بتا دیں، ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کوالیفائیڈ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کوالیفائیڈ اکاؤنٹس جمع کروائیں، یہ سوال نوٹ کریں۔ چلے ٹھیک ہے، کوالیفائیڈ اکاؤنٹس جمع کروائیں۔ اب ایک اور بات سن کے جانی آپ نے، ایک اور بات سن کے جانی، بیری سی شنیپ کون تھا جو اربوں ڈالر کی اسرائیلی فنڈنگ آ گئی؟ پتا چلا کاموں کی گجرانوالا کا اوورسیز پاکستانی امریکہ میں مقیم $200 دیے اس نے۔ $200 سے اگر عمران خان کی حکومت بنتی ہے پھر تو عمران خان جو ہے وہ جب تک زندگی ہے وہ حکومت میں رہے گا۔ پھر بات یہ ہے، اب اس پہ آئیے عظمت سعید صاحب نے جواب دے دی، سر جسٹس عظمت سعید کے اوپر آئے، اس لیے چونکہ جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی ڈن، یہ بات ان کی درست ہے نا۔ پہلی بات تو کلیئر کریں، پہلی بات تو کلیئر کریں، ایک بندہ جو آپ کے ساتھ آپ کے ہسپتال کے اندر بھی بورڈ آف گورنر میں رہ چکا ہے، سب چیزیں سن رہا ہوں، یہ سب چیزیں میں بڑے دنوں سے سن رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ پہلی چیز کلیئر کر لیں کہ یہ جو ہے وہ انکوائری کمیشن ہے، ٹھیک ہے، جس کے TORs کے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ کس نے کیا، یہ کمپنیز کہاں سے ہیں، یہ کانٹریکٹ کس نے کینسل کیا، یہ براڈ شیٹ اینڈ IAR کو کس میرٹ کے اوپر سلیکٹ کیا گیا، اس کے علاوہ یہ آربیٹریشن کس دور کے اندر ہوئی، کس طرح ہوئی، کون سے وکیل سے، اس کی سن لیں پیمنٹس اینڈ انفورسمنٹ۔ اب آپ آ جائیں، اگر کوئی فرشتہ بھی لگا دیں نا، یہ چاہتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ قیوم کو لگائیں، افتخار چودھری کو لگا دیں، ایسے لوگوں کو لگا دیں، پھر یہ راضی ہیں۔ ان کا مسئلہ سن لینا، ان کا مسئلہ تحقیقات ہے، یہ کہتے ہیں تحقیقات کیوں ہو رہی ہیں، یہ بات تحقیقات کے پر مجھے ایک منٹ سب سے بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہے، اپنے ممبر طاہر صاحب ایک منٹ، سب سے بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہے کہ نواز شریف کے اوپر براڈ شیٹ کی ساری چارج شیٹ ہے، یہ کہتے ہیں ہم سے مشورہ کریں TOR سے، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے۔ وقفہ لینا ہے، اس سے پہلے میں ناز صاحبہ سے پوچھوں گی، دیکھیے ایک سوال تو اب آپ نے فارن فنڈنگ کے سوال ان سے بھی پوچھنے، مجھے پتا ہے میں نے کیا پوچھنا ہے نا ناز صاحبہ، بات یہ ہے کہ رسیدز کیوں نہیں دیتے آپ لوگ؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں دیتی، پاکستان مسلم لیگ نون بھی نہیں دیتی، یہ تو ہے۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی، میں بات کر لوں، کریں آپ، انہوں نے تو بات ہی نہیں کرنے دی آپ۔ دیکھیں
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैटेगोरिकली हमेशा हमने हमारा मौकफ रहा है और हमने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी फॉरेन फंडिंग 1 रुपए की नहीं ली। और दूसरी बात ये कि हम तो केसेस भी भुगत रहे हैं, हम तो फेस कर रहे हैं, ट्रायल हर दौर में हमने फेस किया। जिस तरह हमने आमिरों के दौर में ट्रायल फेस किया वैसे ही हम ट्रायल को फेस कर रहे हैं आज ये पीटीआई की दौरे हुकूमत में। कोई फर्क नहीं है इंतकामी कार्रवाइयों में। नैब को जिस तरह इन्होंने इस्तेमाल करना चाहा ये अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर फेसिंग एवरीथिंग और हम मुल्क में बैठकर फेस कर रहे हैं और बहुत सारे केसेस में सुरखरू भी हो गए। लेकिन बात यह है कि सवाल पैदा होता है जब मैं ये देखती हूँ कि बीआरटी के मामले पे क्यों नहीं होती। सवाल पैदा होता है जब चीनी के स्कैंडल के ऊपर क्यों नहीं होती। सवाल पैदा होता है जब गंदम के बहरान में शामिल लोगों का नाम नहीं आता। सवाल पैदा होता है जब बीआरटी से लेके बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर खामोशी तारी होती है। तो सवाल तो पैदा होता है हेलीकॉप्टर केस में, मालम जबा केस में सवाल पैदा होता है आपने केपीके का एहतसाब कमीशन पे ताला क्यों लगा दिया। तो जब ये सारे सवालात जन्म लेते हैं और हमें दिखाई देता है कि दवाओं की कीमतों में 500% इजाफा हो जाता है, उस पे तहकीकाती कमीशन बनता है, सब कुछ होता है, नोटिस पे नोटिस होते हैं, होता कुछ नहीं है। तो इंतकाम वन साइडेड अगर होगा तो फिर ये एहतसाब नहीं हो रहा, ये इंतकाम है। अच्छा, और सवाल नाज बलोच साहिबा, सवाल ये भी पैदा होता है कि जब एहतसाब की बात होती है, आपने दुरुस्त फरमाया, तो कई ऐसी मुकद्दस गायें हैं जहां पर किसी का हाथ नहीं जाता। खुद वजीर आजम जो हैं वो कहते हैं कि जी स्मगलिंग से बहुत पैसा बनता है, कौन स्मगलिंग करता है, कैसे होती है, यहाँ पे उसकी तहकीकात नहीं बिठाई जाती। मगर अवाम जो है इस वक्त वो पॉलिटिशियंस की तरफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इसलिए देख रही है क्योंकि उन्होंने उनको वोट दिया था कि वो आए और वो परफॉर्मेंस करें, मईशत को ठीक करें, ना कि पकड़ धकड़ में मसरूफ हो जाएं। इसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तारड़ साहब, आपने देखा कि फरूख हबीब साहब ने बहुत सारे सवालात आपके सामने रखे। उन्होंने कहा कि आपकी भी कुछ रिसीट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मांग रही हैं, आप भी दे दीजिए। मगर मुझे ये बताइए, ये सब कुछ मामला एक तरफ, आपको नहीं लगता अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी गुत जो है इलेक्शन कमीशन को या सुप्रीम कोर्ट को दे दें तो हो सकता है कि आप सभी कलादम करार दिए जाएं? ये मेरे पास मेरी पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट है, वसीम सिद्दीकी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसमें स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम मौजूद है, एक एक हेड दर्ज है। ये हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा कराई है। हमारे जो लोग हैं उनके आईडी कार्ड भी मौजूद है, वो सोर्स भी मौजूद है, हर चीज हमारी क्लियर है। और मैं दावे से कहता हूं कि हमें फॉरेन फंडिंग इतनी आती नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा सोर्स है जो इतनी फॉरेन फंडिंग करता हो। अब ये 23 अकाउंट्स का जो मामला है, देखिए अवाम को हमें गुमराह नहीं करना चाहिए। जो 23 अकाउंट स्टेट बैंक के पास खुफिया रखे गए हैं और इलेक्शन कमीशन को भी नहीं दिए गए, वो बताएं ना, वो खोलें अवाम के सामने कि ये 23 अकाउंट हैं, ये इसकी डिटेल्स है, ये डोनर्स हैं। और वो ऑफशोर कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं जो खान साहब ने अपने साइनों से बनाई है। अच्छा, ये बात आपने बड़ी अहम की है, करना ये 23 अकाउंट्स वाली। देखें बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स के हवाले से भी स्टेट बैंक को खत लिखा। नहीं, मगर वो आपसे सवाल कुछ और मैं जरा आपको बता कि आप इलेक्शन कमीशन को 23 अकाउंट्स की डिटेल दे दीजिए, इनको दे दीजिए। मैं स्क्रूटनी कमेटी की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करता हूं एज ए पिटिशनर, मैं वहां के हालात आपको बता रहा हूं। तारड़ साहब को जो है वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं तो आपको प्राइमरी इन्फॉर्मेशन फराहम कर रहा हूँ। बात यह है कि स्टेट बैंक को सबके खाते लिखे हैं। जब ये 23 अकाउंट्स की जो बात करते हैं, पीटीआई के जितने अकाउंट्स थे वो स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को वो रिपोर्ट दे दी हुई है। उसके अंदर वो तमाम अकाउंट्स हमारे साथ रिकंसाइल कर गए। कब देगी अकबर एस बाबर को, कब देगी वो? देखें, ये नून लीग वाले उनको अकबर एस बाबर को इजी लोड करवाते रहे तो जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। मगर उनको फिर दे देना, अगर आप साफ शफाफ है सब कुछ तो फिर दे दे उनको सारे ना। वो तो ये वकील है जो अता तारड़ साहब है, स्क्रूटनी कमेटी अप्रूवल करवाती है, वहां पे बैठ के उनको भी रिकॉर्ड देती है, हमें भी देती है बैठ के। अकबर एस बाबर के पास 23 अकाउंट्स की डिटेल, सब चीजें स्क्रूटनी कमेटी वहां पर दिखाती है। अकबर एस बाबर के पास उन्होंने सुन लेना, उन्होंने तो वो चीजें वहां पर फराहम करनी है। वो तो पिछली कमेटी की मीटिंग में 80 हेयरिंग्स के बाद उनको याद है, बच्चों की तरह रोते हुए बाहर निकल के आ गए, कहते हैं जी अब मैं नहीं खेलना चाहता,
क्योंकि मेरी पसंद की जो है वो फैसले ठीक नहीं हो है, रहे। मेरे पास आखिरी मिनट रह गया है। नाज साहिबा, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा उतार चढ़ाव देखा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अब सारी पार्टीज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चली गई हैं, कहीं ऐसा तो खदशा नहीं है कि तमाम की जो फंडिंग है वो फौरन निकले, जो हो भी सकता है, फिर सभी कलादम करार दिए जाए? देखिए, बात यह है कि मैंने इंसाफ की जो बात कही है वो इक्वालिटी के ऊपर मबनी होना चाहिए। और जिस तरह अकबर एस बाबर का मामला है, 7 साल हो गए वो शख्स दरवाजे खटखटा रहा है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। दूसरी बात यह है कि ये वही अकबर एस बाबर हैं जिनको एक वक्त में पीटीआई के अंदर बहुत ज्यादा एक अच्छी हैसियत भी हासिल थी और बहुत अच्छे इनको ओहदों पर भी पीटीआई में पाइस किया गया था और कहा जाता था कि इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन इन पीटीआई। तो आज वही अकबर एस बाबर जब पार्टी के अंदर के ये फंडिंग के ऊपर बात उन्होंने करना शुरू की तो फिर उनके साथ क्या हुआ? फिर आपने जस्टिस वजीउद्दीन का भी देखा कि जस्टिस वजीउद्दीन ने जब कमीशन बनाई और जब तहकीकात की तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि अपनी बुनियादी नाम ही इंसाफ के ऊपर रखती है, वही इंसाफ से भाग रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहिबा, अता ताहिर साहब, फरूख हबीब साहब। नाजरीन, इंसाफ तभी अच्छा लगता है जब अक्रॉस द बोर्ड हो, मगर इस वक्त पाकिस्तान की जो अवाम है वो चाहती है कि मईशत जो है उसका पहिया किसी तरीके से चल सके और ये पकड़ धकड़ के अंदर कहीं मईशत ना बैठ जाए। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।